गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12वीं के विषय राजनीति विज्ञान के टॉपिक नियोजित विकास की राजनीति के प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहला प्रश्न है, आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे? क्या इन मतभेदों को सुलझा लिया गया? तो आज़ादी के समय विकास के सवाल पर मुख्य मतभेद यह था कि आरंभ में हम कौन सा मॉडल अपनाएंगे, पूंजीवादी मॉडल या समाजवादी मॉडल। विकास के संबंध में यह मुख्य मुद्दा था हमारा कि कौन सा मॉडल अपनाया जाए जिससे देश का सही तरीके से विकास हो सके। पूंजीवादी मॉडल के समर्थक देश के औद्योगिकरण पर अधिक बल दे रहे थे और साम्यवादी जो मॉडल के समर्थक थे वो कृषि के विकास एवं ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी दूर करने को आवश्यक समझते थे। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार दुविधा में पड़ गई थी कि विकास का कौन सा मॉडल अपनाया जाए, परंतु बातचीत और सहमति का रास्ता अपनाते हुए हमारे देश के जो मुख्य नेता थे उन्होंने इन दोनों ही मॉडलों में से किसी भी को न अपनाकर इन दोनों के मिश्रण को अपनाया और मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाकर देश के विकास की शुरुआत की। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर था और दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से किन अर्थों में अलग थी? पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक जोर कृषि क्षेत्र में दिया गया। कृषि क्षेत्र के विकास पर सबसे अधिक जोर दिया गया क्योंकि भारत के विभाजन का सबसे बुरा प्रभाव कृषि पर पड़ा था। इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना कृषि के विकास को सर्वाधिक महत्व दिया गया। और पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य अंतर यह था कि जहां पहली पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया, दूसरी योजना में उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी और उसमें उद्योगों के विकास को मुख्य उद्देश्य रखा गया था। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करें। हरित क्रांति हमारे देश में कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए और कृषकों के स्तर को ऊपर उठाने के लिए एक शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत अधिक उर्वरता वाले बीज लाए गए, उर्वरक लाए गए, खाद लाई गई, दवाइयाँ लाई गई, जिनके द्वारा हमारे जो कृषक थे उनकी खेती में अधिक से अधिक पैदावार उन्हें प्राप्त हो। इसके साथ साथ ही हरित क्रांति ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी लाया कि आपकी उपज तो अधिक होगी, उसके लिए सरकार आपको कम से कम इतना मूल्य देगी। तो इन सभी चीज़ों के द्वारा कृषकों की आय में वृद्धि हुई और हमारा देश कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बनकर उभर कर सामने आया। तो हम देखते हैं हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या क्या हुए थे। उत्पादन में वृद्धि हुई थी, खासकर गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। भारत ने इतना अधिक गेहूं उत्पादन किया कि वो दूसरे देशों को निर्यात करने में सक्षम हो गया। फसल क्षेत्र में भी वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप पहले की अपेक्षा अधिक क्षेत्र में हम फसल उत्पादन कर रहे थे। इसका नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। हरित क्रांति के कारण भारत में चाहे खाद्यान्न संकट तो समाप्त हो गया, परंतु वह थोड़े दिन के लिए था। आज भी भारत में खाद्यान्न संकट पैदा हो जाता है। दूसरा, हरित क्रांति की सफलता पूरे भारत में न होकर केवल उत्तरी राज्यों में ही दिखाई दी, जिनमें हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का मुख्य नाम लिया जाता है। इन क्षेत्रों में सबसे अधिक हरित क्रांति का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चला था। इस विवाद में क्या क्या तर्क दिए गए थे? जिस तरह हमें पता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया था क्योंकि विभाजन के समय भारत में सबसे अधिक बुरा प्रभाव कृषि पर पड़ा था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक जो जोर दिया गया था वो औद्योगिक क्षेत्र के विकास में दिया गया था। तो औद्योगिक
औद्योगिकरण के समर्थकों का तर्क था कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर को तेज किए बिना भारत में विद्यमान गरीबी और बेरोजगारी को दूर नहीं किया जा सकता। इन विचारकों ने औद्योगिकरण को कृषि की अपेक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता देने की नीति अपनाई और उसके लिए कुछ तर्क दिए। उन तर्कों को हम देखते हैं कि किन तर्कों के आधार पर वह औद्योगिकरण के लिए इतना अधिक जोर दे रहे थे। उनमें सबसे पहला तर्क उन्होंने बताया, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि के लिए औद्योगिक विकास आवश्यक है। दूसरा, कृषि की तुलना में औद्योगिक विकास की दर अधिक तीव्र होती है। तीसरा, औद्योगिक वस्तुओं की मांग की आय लोच बहुत अधिक है और निर्मित वस्तुओं में निर्यात के अवसर अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकते हैं। मतलब कि हम अधिक से अधिक हमारा जो तैयार माल है वो विदेशों में निर्यात करेंगे, विदेशी मुद्रा एकत्रित करेंगे और जल्दी से एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हम शामिल हो सकते हैं। विदेशी निवेशक कृषि की अपेक्षा उद्योगों में निवेश को प्राथमिकता देते हैं। मतलब हमारे देश के विकास के लिए हमारे पास इतनी पूंजी नहीं थी कि हम अपनी पूंजी निवेश करके अपना विकास कर सकें, तो हम दूसरे विदेशों के विदेशी व्यक्तियों की पूंजी निवेश पर निर्भर करते थे और जो विदेशी निवेशक थे वो कृषि में निवेश नहीं करना चाहते थे, जबकि उद्योगों में निवेश को प्राथमिकता देते थे। इसलिए औद्योगिकरण पर इतना अधिक जोर दिया जा रहा था। भारत में विद्यमान गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए औद्योगिकरण महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। और अंतिम है, कृषि के क्षेत्र में हम अभी आत्मनिर्भर नहीं हैं और इससे अभी हम अपनी आवश्यकता के लिए ही अनाज उत्पन्न नहीं कर पाते, तो विदेशों में खाद्यान्न का निर्यात करके कैसे विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं, ये तर्क भी दिया गया था उस समय जब एक जो दोनों के बीच चल रहा था, कृषि विकास और औद्योगिकरण के विकास के बीच के जो होड़ थी उसमें ये तर्क भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका पर जोर देकर भारतीय नीति निर्माताओं ने गलती की। अगर शुरुआत से ही निजी क्षेत्र को खुली छूट दी जाती तो भारत का विकास कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से होता। इस विचार के पक्ष में अपने तर्क दीजिए। आज़ादी के समय अर्थव्यवस्था पर राज्य की भूमिका पर अधिक जोर दिया गया था, अर्थात आर्थिक गतिविधियों को राज्य नियंत्रित करता था, खुली छूट नहीं दी गई थी व्यक्तियों को। तो इस बारे में कई विद्वानों का क्या कहना है, वो कहते हैं कि अगर भारत शुरुआत से ही राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था न अपनाकर निजी क्षेत्र की छूट वाली अर्थव्यवस्था अपनाता तो भारत का विकास अधिक होता। परंतु इस कथन से सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि आज़ादी के समय देश की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि सरकार निजी क्षेत्र को खुली छूट दे देती। उस समय कृषि क्षेत्र के विकास का कार्यक्रम सर्वप्रथम था, तब कृषि क्षेत्र का विकास से ही राज्य के नियंत्रणाधीन ही अधिक ठीक ढंग से हो सकता था। इसलिए इस विचार के सहमत में या पक्ष में हम तर्क नहीं दे सकते कि राज्य को, भारत को शुरू में ही निजी या खुली छूट वाले निजी क्षेत्र को छूट देनी चाहिए थी। अगले प्रश्न में एक ये पैराग्राफ दिया है और इसमें से 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक बार हम पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद प्रश्नों को देखेंगे। आज़ादी के बाद आरंभिक वर्षों में कांग्रेस पार्टी के भीतर दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां पनपी। एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी कार्यकारिणी ने राज्य के स्वामित्व का समाजवादी सिद्धांत अपनाया, उत्पादकता को बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक संसाधनों के संकेंद्रण को रोकने के लिए अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नियंत्रण और नियमन किया। दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय सरकार ने निजी निवेश के लिए उदार आर्थिक नीतियां अपनाई और उसके बढ़ावे के लिए विशेष कदम उठाए। ऐसे उत्पादन में अधिकतम की अकेली कसौटी पर जायज ठहराया गया। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि यहाँ लेखक किस अंतर्विरोध की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे अंतर्विरोध के राजनीतिक परिणाम क्या होंगे। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। लेखक कांग्रेस पार्टी के अंतर्विरोध की चर्चा कर रहा है, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी समाजवादी सिद्धांतों में विश्वास रखती थी और कांग्रेस की राष्ट्रीय सरकार निजी निवेश को
बढ़ावा दे रही थी। इस प्रकार का अंतर्विरोध से देश में राजनीतिक अस्थिरता फैलने की संभावना रहती है। दूसरा प्रश्न है, अगर लेखक की बात सही है तो फिर बताए कि कांग्रेस इस नीति पर क्यों चल रही थी। कांग्रेस इस नीति पर इसलिए चल रही थी क्योंकि कांग्रेस में सभी विचारधाराओं के लोग शामिल थे तथा सभी लोगों के विचारों को ध्यान में रखकर ही कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के कार्य कर रही थी। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार की नीति इसलिए भी अपनाई थी क्योंकि विपक्षी दलों के पास आलोचना का कोई मुद्दा न रहे, इसलिए कांग्रेस इस नीति को अपनाए हुए थी। और अंतिम प्रश्न है, क्या कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और इसके प्रांतीय नेताओं के बीच कोई अंतर्विरोध था? तो इसका उत्तर है, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और प्रांतीय नेताओं में बहुत हद तक अंतर्विरोध पाया जाता था। जहां केंद्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को महत्व देता था और प्रांतीय नेता प्रांतीय और स्थानीय मुद्दों को महत्व देते थे। तो आज का वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद।